बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक बेसिक डेफिनेशंस में मैटर और उसके साथ ही एलिमेंट और सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले जो है वो मैटर जो है वो एनीथिंग दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब मैटर कोई भी ऐसी चीज जो कि जगह लेती है और उसका वजन भी होता है, उसको कहेंगे कि ये मैटर है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो हमारा बॉडी जो है वो भी मैटर है और कोई भी चीज हमारे इर्द गिर्द जो हमें नजर आती है जिसका वजन है और जो जगह लेती है हम उसको मैटर ही कहेंगे। मसलन हमारे पास ये एक पेन है, ये पेन जो है इसका वजन भी है, अगर मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ तो इसने जगह भी ली है, तो ये जो है ये मैटर है। तो इसी तरह से मैटर जो है उसकी किस किस फॉर्म में होता है, उसकी स्टेट्स कौन सी हैं। मैटर जो है उसकी 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, मतलब देखने में वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये हमारे पास 3 इसकी स्टेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है वो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मसलन वाटर है वो भी मैटर है, एयर भी मैटर है और जितनी भी मेटल्स हैं या वुड है या घर में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जो है हम उसको मैटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हर वो चीज जो है जो जगह लेती है, जो वजन रखती है, उसको हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटेंस। सब्सटेंस इज द पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर जो है वो प्योर भी होता है, इम्प्योर भी होता है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी प्योर फॉर्म को पढ़ रहे हैं। प्योर फॉर्म में जो है वो सब्सटेंस आएंगे, एलिमेंट्स आएंगे और फिर उसके बाद जो है वो कंपाउंड्स आएंगे। तो ये सारे जो है वो इसकी मैटर की प्योर फॉर्म्स है। तो सब्सटेंस जो है अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। कि एक मैटर का छोटे से छोटा पीस जो कि प्योर फॉर्म में होगा उसको हम सब्सटेंस कहेंगे और इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और इसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है। जब ये प्योर फॉर्म में है तो इसकी ना तो हम कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, जब कंपोजिशन हम चेंज नहीं कर सकते तो इसकी प्रॉपर्टीज भी स्पेसिफिक होंगी और कैरेक्टरिस्टिक भी। अगर हम इसकी कंपोजिशन चेंज कर देंगे तो फिर वो वाला सब्सटेंस नहीं रहेगा, कंपोजिशन चेंज करने से वो कोई और सब्सटेंस बन जाएगा। फॉर एग्जांपल वाटर है, सॉल्ट है, तो अगर हम वाटर का फॉर्मूला मैं लिखती हूँ H2O, वाटर का फॉर्मूला है, तो इसकी कंपोजिशन क्या हुई कि इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशो में है, अगर 2 एटम हाइड्रोजन के है तो 1 जो है वो ऑक्सीजन का है। तो हम इसको हमेशा H2O ही लिखेंगे, इसको HO नहीं लिख सकते, H2O2 नहीं लिख सकते। अगर हम HO लिखते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस होगा, H2O2 लिखेंगे तो और सब्सटेंस होगा, उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो हर वो सब्सटेंस जो कि प्योर फॉर्म में है और उसकी अपनी फिक्स कंपोजिशन है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, वो सब्सटेंस कहलाता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लिखते हैं NaCl। तो इसकी कंपोजिशन क्या है कि 1 एटम सोडियम का है और 1 ही क्लोराइड का है, दोनों ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाया। अब इसकी कंपोजिशन हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है उसमें सोडियम और क्लोराइड ही रहेगा। अगर इसमें कोई और एलिमेंट हम ऐड कर देंगे तो वो फिर सोडियम क्लोराइड नहीं रहेगा। या इसका अगर हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, इसकी रेशो सोडियम और क्लोराइड जो है 1:1 की रेशो पे है, अगर हम इसकी रेशो चेंज कर देते हैं तो फिर भी वो सॉल्ट नहीं रहेगा। तो अब उसकी एग्जाम जो आगे जो है उसकी हम डिस्कस करेंगे इसकी कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को, कि सब्सटेंस जो है उसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। ये हमने ऊपर कहा है कि कोई भी प्योर जो सब्सटेंस वो होता है जिसकी कंपोजिशन फिक्स होती है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि जैसे वाटर है उसमें उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उसमें 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन है तो ही वाटर होगा। अगर हम इसके के साथ कोई और एलिमेंट ऐड कर देंगे तब भी इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी तो वो और सब्सटेंस होगा। अगर हम इसके नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे H2 की बजाय हम H3 कर दें और O कर दें, उसके साथ H3 हो, तब भी वो वाटर नहीं रहेगा। तो ये तो आ गया कंपोजिशन का। उसके बाद प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज में हमारे पास जो है वो हर सब्सटेंस की 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखते हैं
तो इसमें आता है टेस्ट, आता है स्मेल है, कलर है, हार्डनेस है, शेप ऑफ क्रिस्टल्स हैं अगर क्रिस्टल की फॉर्म में है तो, और उसके बाद सॉल्युबिलिटी है कि वो किन किन चीज़ों के अपने अंदर डिसॉल्व करता है, वो हम सॉल्युबिलिटी में देखेंगे। फिर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती है। तो हर जो सब्सटेंस है जो कि प्योर फॉर्म में है उसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और वो स्पेसिफिक हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल अगर लेती हूँ आइस की, तो आइस जो है उसका फॉर्मूला भी H2O है, और आइस को जब हीट करते हैं तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वाटर का फॉर्मूला भी H2O है, अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब स्टीम बन जाएगी। अब स्टीम जो है उसका भी फॉर्मूला H2O है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको हीट कर रहे हैं, जैसे आइस है तो आइस को जब हीट करते हैं तो वो लिक्विड में जाएगी, और लिक्विड वाटर को जब हीट करते हैं तो गैस में जाएगा। इससे इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई। यहाँ पे ये सॉलिड था, आइस जो है वो सॉलिड थी, जब हमने इसको हीट किया तो ये वाटर में कन्वर्ट हुई, ये लिक्विड हो गई, और उसके बाद और हीट किया तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, लेकिन केमिकली वो उसका फॉर्मूला जो है वही रहा है। उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन है। इसकी रेशो भी चेंज नहीं हुई, इसके कंपोनेंट भी चेंज नहीं हुए। इसका मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रही हैं, सिर्फ फिजिकल उसकी जो अपीयरेंस थी वो चेंज हुई है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज कि हर सब्सटेंस की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड करती है कंपोजिशन पे। अगर हम किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज कर देते हैं तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अब इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे हमारे पास जो है वो वाटर है, वाटर की ही एग्जांपल लेती हूँ। तो वाटर में हमारे पास इसकी कंपोजिशन का केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेशन है। H2O इसका फॉर्मूला है, इसका मतलब इसकी कंपोजिशन क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब हम इसकी जो रेशो है वो चेंज नहीं कर रहे, हम ना तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चेंज कर रहे हैं। इसमें से ये नहीं हो रहा कि हम किसी और एलिमेंट को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ जब चेंज होगा तो फिर हम इसको वाटर नहीं कहेंगे, ये डिफरेंट सब्सटेंस हो जाएगा और इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। दूसरी बात ये है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्पेसिफिक है, वो इसके साथ स्पेसिफिक है। अगर हम H2O की बजाय मैं इसको लिख देती हूँ H3O, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन है। अब ये वाला जो है सब्सटेंस ये और है, ये और है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और होंगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और होंगी। क्यों कि हमने यहाँ पे इसकी कंपोजिशन जो है वो चेंज कर दी है। कंपोजिशन चेंज करेंगे तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा तो फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हर चीज उसकी चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल लेती हूँ, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इसमें है 1 सोडियम है और 1 क्लोराइड है। तो सोडियम और क्लोराइड की रेशियो जो है 1:1 की है, तो ये सॉल्ट है। अगर मैं इसके साथ जो है वो कोई और एलिमेंट है, जैसे क्लोराइड की बजाय यहाँ पे मैं लिख देती हूँ NaF, सोडियम फ्लोराइड लिख देती हूँ, तो ये अब हम इसको सॉल्ट नहीं कहेंगे, ये एक और सब्सटेंस बन जाएगा जो कि सोडियम फ्लोराइड है, लेकिन वो जो टेबल सॉल्ट है वो नहीं रहेगा। तो अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि केमिकली ये चेंज हो गया, यहाँ पे एक और एलिमेंट आ गया, तो ये एक नया सब्सटेंस बना है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। So by changing the chemical composition of the substance, chemical properties will change. का मतलब chemical properties जो हैं वो उसकी composition के साथ रिलेटेड है। composition सेम रहेगी तो chemical property सेम रहेंगी, composition चेंज हो जाएगी तो chemical properties भी चेंज हो जाएगी। Element, it is a substance that is made up of the same type of the atoms having the same atomic number and cannot be decomposed into the simple substances by ordinary chemical methods. अब इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं कि एक तो ये है कि ये एक सब्सटेंस है और इसमें जो ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, मतलब सारे एटम्स जो होंगे वो सेम होंगे, सेम है तो फिर उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, और इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते बाय सिंपलर केमिकल मेथड से। ये हमारे पास इसकी एलिमेंट्स की डेफिनेशन में आएगा कि जो 3 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है और उनका सेम एटॉमिक नंबर है इसमें जितने भी एटम है, और ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता।
इसका मतलब है कि इसमें यूनिक टाइप ऑफ एटम्स हैं इसमें एलिमेंट में, और हर एक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको हम एलिमेंट को हम उसके रिप्रेजेंट करते हैं नेम के फर्स्ट लेटर से, और बाज़ दफा 2 लेटर भी होते हैं, बाज़ दफा 3 लेटर्स भी होते हैं। तो ये मैं अभी इसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। पहले हम पढ़ लेते हैं इसकी अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी होते हैं। और फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से कि जैसे एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, या ये फ्री फॉर्म में है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होती। तो मेटल्स जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं होती है, वो कंपाउंड की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन जो है वो जमीन के अंदर से प्योर फॉर्म में नहीं निकलता, वो कंपाउंड की फॉर्म में होता है, आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो ये प्योर फॉर्म में नहीं होते, ये कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। कि जितने एलिमेंट्स हैं जरूरी नहीं है कि सारे जो है वो नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करें। कुछ जो है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो है वो कंबाइंड फॉर्म में करते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स जो है वो उनकी अकरेंस अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट में है, ओशन में है मतलब पानी के अंदर है, और एयर में है, एटमॉस्फेयर में है। तो ये जैसे एयर की एग्जांपल लेते हैं तो एयर में क्या है, सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन है, तकरीबन 78% नाइट्रोजन है, उसके बाद 21% ऑक्सीजन है, और आर्गन है थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में जमीन के अंदर भी होते हैं। सॉइल के अंदर जो है वो ज्यादा मेटल्स होती हैं, जिसमें आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारे जो है वो अर्थ क्रस्ट में होते हैं, लेकिन वो ज्यादा जो है वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद जो है वो सी वाटर में देखें तो सी वाटर में भी ऑक्सीजन भी होती है, वाटर में डिसॉल्व होती है, क्योंकि जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो उसमें जिंदा रहती है। तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, वो पानी के अंदर से ही रहते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है उसमें। ये एलिमेंट अकर इन 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम नेचर में देखते हैं तो हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं, कुछ गैस में है। जैसे एयर में गैसेस हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंट है और वो गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जिसमें है मरकरी और ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में है, और मरकरी जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में है। ये 2 एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में है, और तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, और थोड़े से जो है वो गैसियस फॉर्म में है। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब आगे एलिमेंट्स की हम किस तरह से उनको क्लासिफाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पे। तो प्रॉपर्टी के बेस पहले हमने ये क्लासिफिकेशन की है उनकी फिजिकल स्टेट की बेस पे। तो फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास 3 फॉर्म में होते हैं, जिसमें है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें हम इसी तरह से दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो हम करते हैं ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की बेस पे अगर करते हैं तो ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फिर इसकी 3 कैटेगरीज ही आएंगी। फिजिकल स्टेट की बेस पे भी 3 थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें भी 3 आएंगी, जिसमें एक है मेटल, दूसरी है नॉन मेटल, और तीसरी है मेटलाइड। मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं तकरीबन, और नॉन मेटल जो है नॉर्मली वो गैसियस फॉर्म में होती हैं। और मेटलाइड का मतलब है कि उनकी प्रॉपर्टीज कभी मेटल की तरह से होती है और कभी नॉन मेटल की तरह से होती है। ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं जो कि मेटलाइड है, जो कि बाज़ दफा वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं और बाज़ दफा नॉन मेटल की तरह से बिहेव करते हैं। और जो 118 या इससे ज्यादा एलिमेंट जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं उनका 80% जो है वो मेटल्स हैं। सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि एब्रिविएशन फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट्स। के एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। हम उसका एक नेम का फर्स्ट लेटर यूज करते हैं, या 2 होते हैं, या बाज़ दफा 3 होते हैं। अब जो एलिमेंट्स जो हैं जब डिस्कवर होते हैं तो उनका नेम रखा जाता है, और नेम जो है वो उसकी डिफरेंट बेसिस हैं, किस बेस पे रखते हैं। या तो ये देखते हैं कि वो किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है, या फिर ये देखते हैं किस एरिया से, कहाँ से वो निकला है उस बेस पे, या फिर ये होता है कि वो प्लांट से मिला है या एनिमल से मिला है, उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है।
तो और फिर उनके नेम जो है वो इंग्लिश में भी हो सकते हैं, जर्मन में भी हो सकते हैं, ग्रीक में भी हो सकते हैं। तो पूरा नेम जो है लिखने की बजाय हम उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में जब हमने लिखना है तो या तो एक लेटर होता है, या दो होते हैं, या तीन होते हैं। जब एक ही लेटर होता है तो उसको हम कैपिटल लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए कैपिटल H है, सल्फर के लिए कैपिटल S है, और क्लोरीन ऐसे है तो क्लोरीन में हम दो लेटर यूज कर रहे हैं। तो जब दो लेटर आते हैं तो फर्स्ट कैपिटल आएगा और सेकंड जो है वो स्मॉल आएगा। क्लोरीन के लिए C कैपिटल है और L जो है वो स्मॉल है। इसी तरह से कुछ जो है वो उसके तीन लेटर यूज होते हैं, तीन में फर्स्ट कैपिटल आएगा, बाकी दो जो है वो स्मॉल आएंगे। और सिंबल्स जो है बाज़ दफा ऐसे, क्लोरीन की जो सिंपल था, इसमें क्लोरीन से हमें इससे पता चल जाता है Cl से कि ये क्लोरीन है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सिंबल जो है नाम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन को हम लिखेंगे इस तरह से आयरन, लेकिन उसका जो सिंबल है वो है Fe, ये फेरम से है। तो ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, तो फेरम जो है उसके हमने यूज किया है Fe। F जो है कैपिटल आएगा और E जो है वो स्मॉल आएगा। इसी तरह से सोडियम जो है, सोडियम के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं Na, N कैपिटल और A स्मॉल यूज करते हैं, और ये होता है नेट्रियम। हम इसको बोलते सोडियम है, लेकिन इसका जो केमिकल नेम है वो है नेट्रियम, और इसका सिंबल आ जाएगा Na। पोटेशियम जो है उसके लिए हम लिखते हैं K, उसका जो नेम है वो है कैलियम, KALIUM। तो इसके लिए हमने कैपिटल K यूज किया, क्योंकि एक ही था तो K को यूज किया। तो ये तो आ गया इसके सिंबल्स का। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट विद द अदर एलिमेंट्स, कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से दूसरे कितने एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको कहते हैं ये वैलेंसी है। मसलन जो है वो कार्बन जैसे है, कार्बन 4 एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। हाइड्रोजन जो है वो एक ही एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो हाइड्रोजन की एक वैलेंसी है। इस तरह से क्लोरीन एक ही एलिमेंट से कंबाइन करता है, तो उसकी एक 1 वैलेंसी है। तो वैलेंसी जो है वो है कंबाइनिंग कैपेसिटी। और वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट, कि एलिमेंट जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी उस पर डिपेंड करती है। अब डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो इस तरह से वैलेंसी जो है अब हम डिफरेंट कंपाउंड्स की उसकी बॉन्ड की टाइप के मुताबिक हम सजेस्ट करते हैं कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, और फिर उस बेस पे हमने वैलेंसी जो है वो सजेस्ट करनी है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास मेन जो टाइप्स हैं कंपाउंड्स की वो है कोवलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। तो अगर कोवलेंट कंपाउंड की हमने वैलेंसी अगर देखनी है, उसके अंदर जो एटम्स हैं हम देखने हैं कि उनकी क्या वैलेंसी है, तो हमारे पास जो है वो दो मेथड है। हम देखेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। फॉर एग्जांपल HCl है। अब HCl जो है, इसमें हमने हाइड्रोजन की या क्लोरीन की वैलेंसी देखनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन की कितनी वैलेंसी है, हाइड्रोजन की कितनी है? तो अब जो इसका पहला पॉइंट था हमारे पास के वैलेंसी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, के हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसमें हमने कैसे वैलेंसी देखनी है कि उस एक एलिमेंट के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है। जैसे ये क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, हमने ये देखना है कि इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, तो क्लोरीन की 1 वैलेंसी है। इसी तरह से हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, वाटर का फॉर्मूला अगर लेते हैं, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने देखनी है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी 2। इस तरह से अगर हम नाइट्रोजन की देखते हैं, तो नाइट्रोजन हमारे पास जो है वो है NH3, इसके साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। फिर कार्बन है, कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो कार्बन की वैलेंसी हो जाएगी 4। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एटम जो होता है उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, हमने उस बेस के उसको डिफाइन करना है। अब क्लोरीन के साथ 1 हाइड्रोजन था, इसकी वैलेंसी 1 है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी जो है वो 3 है। और कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 4 है। अब उसके बाद दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय 1 एटम ऑफ द एलिमेंट,
कि एलिमेंट जो है क्लोरीन, उसका ये एक एटम है, इसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं। अब इसके साथ एक ही बॉन्ड बना है, इधर इसकी वन वैलेंसी है। ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड बना है, एक ये बॉन्ड बना है, 2 है, इसकी 2 वैलेंसी होगी। नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3, ये 3 बॉन्ड है। तो जितने बॉन्ड बने हैं उतनी इसकी वैलेंसी है। कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3 और 4। तो हम कोवलेंट कंपाउंड्स जो है उसकी वैलेंसी 2 तरह से देखेंगे कि कितने हाइड्रोजन जो है वो अटैच हैं या कितने बॉन्ड बने हुए हैं। इसके हाइड्रोजन देख लें और या नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लें, उस बेस पे डिसाइड करेंगे। दूसरा है वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक कंपाउंड में हम वैलेंसी जो हमने देखनी है उसमें हम देखेंगे कि कोई भी एटम्स जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगी, जैसे हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है। अब सोडियम की वैलेंसी हमने देखनी है यहाँ पे कितनी है, या क्लोरीन की वैलेंसी हमने देखनी है कितनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो ये देखेंगे कि सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन उसके होंगे उस बेस पे हमने डिसाइड करना है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। और इसका मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ऑर्बिट में होते हैं 8। अब टोटल कितने हो गए, 8 ये हो गए, 9 10, अब 11 होने चाहिए। तो 11 जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में। तो जो ये जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही सेंटर में प्रोटॉन होते हैं। तो अब हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे पहले ऐसे हमने शेल्स बना लेने हैं। शेल्स बनाने के बाद फर्स्ट शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में हमने पहले 8 कंप्लीट करने हैं और इसमें 18 आ सकते हैं। तो अब हमने इसकी वैलेंसी देखनी है कि हमने कैसे डिसाइड करना है कि जो ये एटम है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल में आ जाते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसको कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब एक जो है वो लूज करना इजी हो जाएगा। तो इसके लिए एक जनरल रूल है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 4 से कम होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। जितने इलेक्ट्रॉन वो देगा उतनी ही उसकी वैलेंसी होगी। अब यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन से कम है, 1 है, तो 1 4 से कम है। जब कम है तो फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब जब देगा ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी सोडियम की हो जाएगी 1। लिखेंगे सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। इस तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका मैं ऐसे शेल फिर बनाऊंगी कि ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट शेल जो है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ गए 8 और 2 10 हो गए, बाकी रह गए 7 और 7 जो है वो आ जाएंगे इसमें। इसको भी हमें ऐसे पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। ये हो गया 7। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 से ज्यादा है, 7 है, 4 से ज्यादा है। जब 4 से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय लेगा। अब इसको ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 चाहिए, क्योंकि ये 7 है, इसने 8 पूरे करने हैं। तो 8 पूरे करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने दिया था 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी जो है वो आ जाएगी 1। अब जो इलेक्ट्रॉन देता है, जितने इलेक्ट्रॉन देता है वो उसकी वैलेंसी होती है। इसने इलेक्ट्रॉन 1 दिया था, इसकी भी वैलेंसी 1 है। इसने 1 लिया है, इसकी भी 1 है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो लेता है उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, वो माइनस में आता है, और जो देता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब जो सोडियम है इसकी 1 वैलेंसी है, इसने 1 दिया था इसलिए +1 चार्ज इस पे आएगा।
क्लोरीन जो है उसने एक लिया है, इस पे क्लोरीन पे जो है -1 चार्ज आएगा, लेकिन वैलेंसी दोनों की एक एक ही है। अब मैं एक और एग्जांपल दे के तो एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड। हम इसका फॉर्मूला जो है वो MgCl2 लिखेंगे। ये जो है फॉर्मूला, जब हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि हमने यहाँ पे MgCl2 क्यों लिया। सोडियम क्लोराइड में NaCl लिया था, यहाँ पे 2 क्लोराइड लगाया, तो ये फॉर्मूला राइटिंग का जब हम मेथड देखेंगे तो उसमें आएगा। अभी फिलहाल जो है वो हमने इसमें मैग्नीशियम की वैलेंसी देखनी है कि कितनी है। तो मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब 12 जो है उसको हमने देखना है कि किस तरह से उसके हम पहले बनाएंगे इसके ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है सेंटर में ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है सेकंड ऑर्बिट, इसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए और 2 रह गए। और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये है <4। तो जनरल रूल क्या था कि जब <4 है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो देगा, और क्योंकि इसको ये ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो इसके पास 2 है तो इसका मतलब 6 और चाहिए। तो 6 और लेने की बजाय वो 2 जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दे देगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन कितने दिए हैं? 2 दिए हैं। जब 2 दिए हैं तो इसकी वैलेंसी जो है वो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे 1 और 2, और मैग्नीशियम जो है उसकी वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। इसी तरह से हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, और इसके हम जब शेल्स बनाएंगे तो ये आ जाएंगे इस तरह से। ये फर्स्ट में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में फिर 8 आएंगे और ये 10 हो गए, और जो थर्ड है उसमें हमारे पास कितने बच गए? 3 बच गए, ये 13 पूरे हो गए। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है <4। जब <4 है तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा। अब यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे? 3। तो फिर एल्यूमिनियम की वैलेंसी जो है वो हो जाएगी 3। अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उनकी वैलेंसी जब हमने देखनी है तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है या दे रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतनी उसकी वैलेंसी होती है। और देता कब है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 से कम होते हैं, और जब 4 से ज्यादा होते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 9। तो इसके जब हम ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड जो है उसमें आ गए 7, 8 और 9 पूरे हो गए। अब यहाँ पे इसके ऑर्बिटल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुए हैं उतनी उसकी वैलेंसी है, तो फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। तो यहाँ पे क्योंकि इसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, जब 4 से ज्यादा होते हैं तो फिर उसमें ये आता है कि उसने इलेक्ट्रॉन देने नहीं है, फिर उसने इलेक्ट्रॉन लेना है कंप्लीट करने के लिए। उसको कम चाहिए तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लेगा। कुछ कंपाउंड होते हैं जिसकी वैलेंसी जो है वेरिएबल होती है, और वो जो है वो आते हैं पीरियोडिक टेबल के सेंटर में, उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उसकी वैलेंसी जब हमने देखनी है, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है FeSO4 एक कंपाउंड है, और दूसरा जो है Fe2SO4 थ्राइस, ये है। इसको हम कहते हैं फेरस सल्फेट, और इसको हम कहते हैं फेरिक सल्फेट। ये इसके एंड पे इक लगा है, इसके एंड पे यहाँ पे अस लगा है। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट, यहाँ पे बस इतना डिफरेंस इसमें आ रहा है। अब इसकी जो डिफरेंस आ रहा है उसकी क्या वजह है कि ये जो है फेरम आयरन, इसकी वैलेंसी में डिफरेंस है। तो अगर हम इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं तो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। FeSO4 को अगर हम देखें
ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके ये जो इतना हाफ है ये पॉजिटिव है, इतना जो है वो नेगेटिव है। जितना नेगेटिव चार्ज इधर होगा इतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर होना है, क्योंकि इस टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होना चाहिए। अब सल्फेट जो है इस पे -2 चार्ज होता है इस पूरे ग्रुप पे, और इस पे जो है ये +2 चार्ज हुआ फिर आयरन पे। इसको देख के हमने डिसाइड करना है कि इस पे कितना चार्ज है। यहाँ पे आयरन जो है उसकी वैलेंसी है 2। अब दूसरे का इसका मैं लिखती हूँ, इसको जब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे Fe2 और SO4 ये है 3 टाइम। यहाँ पे एक ये हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, ये पॉजिटिव हाफ है। तो अब इसमें इसका इतने हिस्से का चार्ज जो है वो इतने हिस्से के चार्ज के इक्वल होना चाहिए। अब इसमें जो सल्फेट है इस पे ये देखिए, एक सल्फेट ग्रुप पे -2 चार्ज होता है, यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे -2 × 3, ये हो गया इतने पे -6 चार्ज। अब इस पे अगर -6 चार्ज है इतने पे, तो इस पूरे पे हो जाएगा +6 चार्ज। जितना इस पे नेगेटिव में आता है उतना ही इधर प्लस में आएगा चार्ज। तो ये अगर इतने पे -6 था, इसमें आ जाएगा +6, और +6 के लिए हमारे पास कितने एटम है, यहाँ पे 2, आयरन के 2 एटम्स हैं, तो एक एटम पे कितना आ जाएगा, इसको हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा +3। यहाँ पे आयरन पे +3 चार्ज है, और यहाँ पे आयरन एक ही था इसलिए हमने इसलिए डिवाइड नहीं किया था, तो इस पे +2 चार्ज है। तो ये जो वैलेंसी है आयरन की, यहाँ पे +2 और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी जो है वो +3 है। तो इसको कहते हैं ये वेरिएबल वैलेंसी है। एक ही एलिमेंट के आइटम है, ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, लेकिन वैलेंसी दोनों की डिफरेंट आ रही है। तो ये डिफरेंट क्यों आ रही है कि ये कंपाउंड डिफरेंट है। ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है, जो ग्रुप कितने उसके साथ अटैच हैं, कौन से एलिमेंट उसके साथ अटैच हैं। तो इसका जो है वो इसको हम कहेंगे ये वेरिएबल वैलेंसी है। और जो वैलेंसी ज्यादा होती है उसके साथ 1 लगता है, जो कम होती है उसके साथ S लगता है। तो इसलिए इसको कहा है फेरस सल्फेट, इसको कहा है, इसके एंड पे आया फेरस सल्फेट, इसके आया फेरिक सल्फेट। S जो है कम वैलेंसी वाले के साथ लगता है, 1 जो है वो ज्यादा वाले के साथ लगता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल, जैसे FeCl2 होता है और एक होता है FeCl3। अब इसकी अगर हम कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी, एक जो क्लोरीन है उस पे होता है -1 चार्ज। अब इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। अब ये जो इधर वाला होता है उस पे माइनस चार्ज होता है और उतना ही इधर वाले पे प्लस होगा। क्लोरीन 1 पे होता है -1, तो ये 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया -2, और इस हाफ पे क्या आएगा फिर +2। आयरन जो है उस पे +2 चार्ज है, और इसका मतलब कि इसकी वैलेंसी कितनी है 2। यहाँ पे जब FeCl3 की बात करते हैं, एक क्लोराइड पे है -1 चार्ज, और 3 जब आते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -3। तो ये जो वाला हाफ जो है इस पे आ जाएगा +3। अब यहाँ पे आयरन जो है उसकी वैलेंसी, इस पे चार्ज आ गया +3, इसका मतलब उसकी वैलेंसी है 3। तो हम इसको कहेंगे फेरस क्लोराइड, और इसको कहेंगे फेरिक क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 2, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 है। कम वाले के साथ S लगेगा, ज्यादा वाले के साथ 1 लगेगा। तो ये हो गया फेरस क्लोराइड और ये है फेरिक क्लोराइड। और यहाँ पे आयरन की वैलेंसी फिर डिफरेंट है, ये 2 है और ये 3 है, और इसको हम कहेंगे ये वेरिएबल वैलेंसी है। तो उम्मीद है आपको ये वैलेंसी का अच्छे से समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है हम फिर अगला टॉपिक जो है वो कल पढ़ेंगे। इसी के साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।